आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फैज अहमद फैज की कविता मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। इस कविता के माध्यम से फैज अहमद फैज क्या कहना चाहते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। कविता की शुरुआत होती है इन्हीं लाइनों से कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। इस लाइन में ही काफी कुछ छुपा पड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग इसी को देख लेते हैं कि वो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। कि जिस प्रकार से मैं प्रेम तेरे से पहले किया करता था उस तरीके का प्रेम अब तू मुझसे पाने की आशा मत कर। और वो ऐसा क्यों कह रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, आगे कविता के अंदर वो यही बताएंगे कि वो क्यों पहले जैसी मोहब्बत अब उसे नहीं दे सकते, या फिर ऐसी आशा उसे रखनी भी नहीं चाहिए कि उसे पहले जैसी मोहब्बत उसका जो प्रेमी है उसे करे। पर इस सवाल का उत्तर देने से पहले वो कुछ और बातें बता रहे हैं, पहले वो हम देखेंगे। इसमें मैंने समझा था कि तू है तो दरकशा है हयात। यहां पर हयात का मतलब है जिंदगी। वो कहता है कि मैंने समझा था कि तू है, अगर तू मेरे पास है तो उसकी जो जिंदगी है वो चमकनुमा रहेगी, खुशनुसार हो जाएगी। यानी कि उसके रहने से जो उसकी जिंदगी है काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, उसमें चमक आ जाएगी और बहुत ही बढ़िया उसकी जिंदगी रहेगी, ऐसा वो कह रहा है। और आप शुरुआत के शब्द देखना, उसने क्या कहा है कि मैंने समझा था, यानी कि उसने पहले समझा था, अब वो ऐसा किसी चीज पे इतना विश्वास नहीं रख रहा है। और आगे बातें और खुलेंगी। फिर आगे वो कहते हैं कि तेरा गम है तो गम है दहर का झगड़ा क्या है। यहां पर गम है दहर, इसका अर्थ है सांसारिक दुख। वो कहते हैं कि अगर तेरा गम है, जब होता है ना कि अपने किसी प्रिय का जब दुख उसके पास है, कह रहा है कि जब तेरा दुख मेरे पास है तो उसके सामने जो दुनिया के दुख हैं वो क्या ही दिखेंगे, उनके लिए क्या ही सोचना। जब तेरा दुख है तो दुनिया उसे दिखती ही नहीं है, उसी का दुख ही उसके लिए सबसे सर्वोपरि है। इसलिए वो कहते हैं तेरा गम है तो सांसारिक दुख का झगड़ा क्या। तो तेरा दुख है तो संसार के में कुछ भी हो रहा हो उससे मुझे मतलब क्या, तेरा दुख ही मेरे लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। आगे वो कहते हैं तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात। यहां पर शबात का अर्थ है ठहराव। यहां पर वो अपनी प्रेमिका के जो सूरत है, चेहरा है, उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं यहां पर है आलम में बहारों को सौबात। आलम का मतलब है दुनिया, बहारों में मतलब वसंत सा, और सबात का मतलब है ठहरना। इसलिए कहते हैं कि तेरे होने पर मेरी जिंदगी में क्या है, एक ठहराव है और वसंत की तरह खुशनुमा है उसकी जिंदगी। और लास्ट लाइन वो कहते हैं कि तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये पहले लगता था लेखक को सारा कि जो है तू ही है, तेरा ही दुख, तेरा ही दर्द, सब कुछ वही है, तेरी सूरत है, मतलब जो भी चीज उसके पास है, उसकी जो प्रेमिका है वो उनके पास है तो उनके पास सब कुछ है। इसलिए लास्ट में कहते हुए कि तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा ही क्या है। ये उन्हें पहले लगता था, ऐसा उन्हें लगता था। तो अब तक जो चीजें चल रही थी वो रोमांटिक थी। अब आप देखना कि जो रोमांटिक था किस तरीके से उसमें बदलाव आएगा, एक नाटकीय मोड़ आएगा। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए। निगू का अर्थ होता है बदल जाना। तो लिखा है कि तू अगर मिल जाए तो मेरी जो तकदीर है वो बदल जाएगी। ये सब उन्हें पहले लगता था। फिर आगे कहते हैं यू ना था मैं, न फकत चाहता था यू हो जाए। यहां पर वो कहते हैं कि पहले मैं ऐसा नहीं था कि जैसा मैं अब हो गया हूं, और ना मैं ऐसा चाहता था कि मैं आगे जा करके ऐसा हो जाऊं। तो ये दोनों बात उन्होंने यहां पर कह दी है। तो ये बात जो वो अभी कह रहे हैं ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आगे जो बोलने वाले हैं उससे क्या है, उनकी जो प्रेमिका है उसे दुख हो सकता है, दुख पहुंच सकता है। इसलिए वो पहले ही कह दे रहे हैं इस बात को कि यूं मैं जब तुझसे मिला था मैं ऐसा नहीं था, और ना ही मैं ऐसा चाह रहा था कि मैं ऐसा बन जाऊं जैसा मैं बन गया हूं। फिर आगे कहते हैं कि और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। कि यानी वो कह रहे हैं कि पहले तो उन्हें लगता था कि जो चीजें हैं सब कुछ तू ही है, इसलिए मैं तुझ पे सारी जान लुटाता था, अपना सारा जो अटेंशन था तुझे ही देता था, दुनिया से उसे कोई मतलब था नहीं। परंतु अब उसे दिखता है औरों का दुख भी, इसलिए वो कह रहे हैं कि और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, कि तेरे सिवा भी जमाने में और भी बहुत सारे दुख हैं जिस पर मेरी नजर अब पड़ जाती है, पहले नहीं जाया करती थी। तो एक रीजन यहां पर ये आ रहा है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत ना मांग। और क्यों ना मांग,
इसीलिए क्योंकि और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा। इसलिए आगे वो कह भी रहे हैं, राहतें और भी हैं वस्ल की राहतों के सिवा, कि जब हम दोनों मिलते हैं तो जो राहत या जो आनंद उन्हें महसूस होता है, केवल वही एक राहत का जरिया नहीं है, राहतें और भी हैं वस्ल की राहतों के सिवा। यहाँ पर जो राहत लिखा है वो मिलन का आनंद है, जब मिलते हैं जो खुशी होती है ना, वो तो कहते हैं ऐसी खुशी और भी है, सिर्फ यही एक खुशी नहीं है। अब जो कविता है अपने तीसरे पैरे में और भी ज्यादा जो मोड़ आप देख पाएंगे, जो कविता एकदम से बिल्कुल पलट जाएगी, जहां से शुरू होती है और आप देखेंगे कि ये किस अब कहां पर प्रवेश कर रही है। अब देखना आप, अनगिनत सदियों के तारीख बहीमाना तिलिस्म, रेशमो अतलशो कम ख्वाब में बुनवाए हुए। अब पहली लाइन में आप देखेंगे कि लिखा है अनगिनत, पहले ही जो शब्द है अनगिनत, कोई गिनती नहीं है, और सदियों, एक दो वर्ष की बात नहीं हो रही, सदियों की बात हो रही है। तो सदियों और अनगिनत यानी कि कोई सही नहीं, सीमा ही नहीं है, कोई गिनती नहीं है, पता नहीं कब से चल रहा है। इसमें एक शब्द है तिलिस्म, उसका अर्थ है क्रूरता का अंधकारमय जाल, न जाने कितने सदियों से फैला पड़ा है। क्रूरता यानी कि जो अमानवीय व्यवहार है वो हमारे आसपास पता नहीं कब से फैला पड़ा है, उसकी कोई गिनती नहीं है। इसका वो एक उदाहरण भी नीचे दे रहे हैं, जहां पर बता रहे हैं कि एक रेशम के बहुत ही सुंदर वस्त्र बनवा करके उसे पहन के जा बजा बिकते हुए कूचा ओ बाजार में जिस्म। जा बजा का मतलब होता है जगह जगह, बिकते हुए कूचा ओ बाजार में जिस्म यानी कि शरीर। वो देख रहे हैं कि बाजार में जगह जगह पर क्या है, जिस्म जो है बेचे जा रहे हैं। और जिन स्त्रियों के बारे में वो बता रहे हैं कि बाजार में वो खड़ी हैं और उनको किस तरीके से रेशम के सुंदर कपड़े पहना करके उन्हें उस वहां पर खड़ा किया गया है, और वहां पर बाजार में जगह जगह क्या है, उनके जिस्म बिक रहे हैं। यहाँ पर जो उर्दू की जो जबान है वो तो शायद नहीं आ पाएगी, पर नॉर्मली मैं इसको प्रोनाउंस कर दूंगा, खाक में लिथड़े हुए, खून में नहलाए हुए। यहां पर आप देख पाएंगे कि ये जो दो तीन शब्द यहां पर आ रहे हैं ये एक बिंब के रूप में है, खाक में लिथड़े हुए, खून से नहलाए हुए। यहां पर जो खाक शब्द आया है और खून से नहलाए हुए, ये अपने एक तरीके से प्रतीकात्मक रूप में हमारे सामने आए हैं, प्रतीक रूप में आए हैं। इसका आप डायरेक्ट अर्थ निकालोगे तो नहीं आएगा, ये एक व्यंजना है इसकी। जैसे हम समझेंगे, खाक से आप समझ सकते हैं गंदगी, गरीबी, क्योंकि लिथड़े ये एक शब्द है जो एक व्यापक इमेज बनाते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। इस शब्द को समझने के लिए हमें उस चित्र की व्यापकता में जाना पड़ेगा। खून में नहलाए हुए, तो खून से आप समझ सकते हैं कि खून से अगर कोई व्यक्ति पूरा नहलाया हुआ है और ये एक व्यंजना रूप में आया, इसको हमें समझना पड़ेगा और ये किस चीज की अभिव्यक्ति कर रहा है। तो इसका खून में नहलाए हुए से हम ये समझ सकते हैं हिंसक, हिंसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, और खाक में लिथड़े हुए से गंदगी, गरीबी। और आप अपनी तरफ से भी इसमें अर्थ भर सकते हैं, क्योंकि जो इसकी व्यंजना है वो काफी ज्यादा व्यापक है, किसी एक दो शब्द के अंदर हम इसको बांध नहीं सकते। यहाँ पर फैज अहमद फैज ने इन शब्दों का जो प्रयोग है व्यापक किया है। जिस्म निकले हुए अमराज के तन्नूरों से। अब आप उस जो बिंब मैंने आपको बताया वो बिंब है, व्यंजना रूप में है, उसका जो अर्थ है सीमित नहीं है, व्यापक है। ये दूसरी लाइन से आपको और अच्छे से समझ में आ ही जाएगा, जो मैंने अभी पढ़ी, कि जो जिस्म है वो किस प्रकार के और कैसे हैं। जैसे कि अमराज, अमराज मतलब बीमारी, बीमारियों का एक तंदूर, तंदूर होता है ना जिसे हम पकाते हैं, तो बीमारियों का एक ऐसा शरीर जो बीमारी से ग्रसित है, और इस तरीके का है कि जैसे तंदूर को हम निकालते हैं ना, बिल्कुल जला हुआ एकदम से खत्म टाइप हो जाता है, बिल्कुल उस तरीके का शरीर है। और आगे कहते हैं पीप बहती हुई गलते हुए नासूरों से, कि आप देखते होंगे कई प्रकार के ऐसे घाव होते हैं जिसमें से पीप निकल रही होती है, और घाव भी कोई नॉर्मल घाव नहीं कह रहे, ऐसा घाव जो कि क्या है, नासूर है, कभी ना भरने वाला घाव। तो इस प्रकार की चीजें भी उसे दिख रही है समाज में अब। तो इसलिए कहते हैं कि लौट जाती है इधर को भी नजर क्या कीजे। तो कहते हैं कि अभी भी मेरी जो नजरें हैं इनकी ओर अब चली जाती है, मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं। फिर आगे कहते हैं
अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजे। कहते हैं कि अब भी तू उतनी ही आकर्षक है, उतनी ही सुंदर है, उसमें तेरे सौंदर्य में कोई कमी नहीं आई है, मगर क्या कीजे। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वस्ल के राहतों के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। तो ये थी पूरी कविता, और इसको आप अब अच्छे से समझ गए होंगे कि वो क्यों कह रहे हैं कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। और वो जो दुनिया का दुख उन्हें अब दिखने लग गया है, जो कि पहले उन्हें नहीं दिखा करता था, इसलिए उन्होंने वो बताया। इस कविता के अंदर आप देखेंगे कि उन्होंने एक तो प्रेयसी जो उनकी प्रेमिका है उसको देखने की बात करी, और दूसरी तरफ दुनिया को भी, कि एक वो पूरी तरीके से जैसे शुरुआत में उसमें पूरा रम गए थे अपने प्रेम ही, उससे अलग उन्होंने एक नजर दुनिया की ओर भी घुमाई, वहां पर उन लोगों का जो दुख है उसे भी दिखाया है, और दोनों को देखने की बात करी गई है, एक तरफ प्रेमिका भी, दूसरी तरफ दुनिया भी। दुनिया से हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, वहां पर भी क्या है, नजरें हमारी जानी चाहिए, और वहां पर भी दुख है, पीड़ा है। और एक बड़े कवि की पहचान ही यही होती है कि जब वो दो विरोधी चीजों को सामने लाए। एक ही कविता के अंदर उन्होंने प्रेम का रूप भी ला दिया, समाज की जो स्थिति है, जो हालत है, उसे भी वहां ला दिया, बिल्कुल दो विरोधी तत्वों को एक साथ दिखा दिया। ये एक बड़े कवि की पहचान है। साधारण कवि जो होता है नॉर्मली, वो केवल एक ही भाव को अपनी कविताओं में शामिल कर पाता है, पर यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों प्रकार के भावों को उन्होंने अच्छे से इसमें शामिल किया है, और दोनों में गहराई है, दोनों ही चीजों में वो क्या है, डेप्थ में गए हैं। अगर सुंदरता की बात कर रहे हैं तो उसमें भी उन्होंने उस डेप्थ तक हमें ले गए हैं कि सुंदरता है, और उसको पढ़ करके हमारा जो मन है आनंदित होता है। दूसरी तरफ जब वो समाज की कुरूपता को दिखाते हैं तो वहां पर भी वो बिल्कुल गहराई में जाकर के दिखा रहे हैं, किस जैसे कि उन्होंने चित्र दिखाया बाजार में औरतों का, या फिर उन बीमारियों का जो लोगों को हो रखी है, या फिर उनके उत्पीड़न का, जो आपने कविता के अंदर देखी। आप इस कविता को दोबारा पढ़ेंगे तो आपको ये दोनों चीजें अच्छे से दिखेगी। उनका एक एक शब्द, चाहे फिर वो सदियों से, युगों से, अनगिनत, ये जितने भी शब्द हैं, सब अपने आप में बहुत ही सटीक और व्यापक दृष्टिकोण रखते हैं। तो फैज अहमद फैज ने जो ये कविता लिखी है, ये है छोटी, परंतु इसके जो अर्थ है, इसके अंदर जो मूल्य है और इसकी जो व्यंजना है, काफी ज्यादा व्यापक है।